वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो एसोसिएशन। सो पिछले लेक्चर में जो हमने माइल्ड स्टील के टेंशन में स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की बात की थी, उसके आगे आज हम लोग कंप्रेशन में भी उसके जो भी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है उसके बारे में बात करने वाले हैं। सो पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था उसके आगे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सो क्या होता है कि जब भी हमारे पास टेंशन मतलब खिंचाव हम जब डालते हैं तो इस टाइप का कुछ कर्व बनता है, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। फिर लेकिन जब हम उसको दबाते हैं माइल्ड स्टील को तो कुछ इस टाइप में कर्व बनता है। ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर कुछ दूरी तक स्ट्रेट लाइन दोनों साइड सेम है। तो जब स्ट्रेट लाइन सेम होगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर अगर स्लोप सेम है टेंशन में, और यहाँ पर भी स्लोप सेम है कंप्रेशन में, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टेंशन एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंप्रेशन दोनों बराबर होंगे। सिमिलरली यहाँ पर जो दो एंगल हैं थीटा और फाई, ये भी आपस में बराबर होंगे। ओके मीन्स, और यहाँ पर नेकिंग ऑकर नहीं होगा कंप्रेशन में। उसका रीज़न ये है, नेकिंग का मतलब क्या होता था बेटा, आप लोग ये देखते होंगे कि जब किसी चीज़ को हम खींचते हैं तो एरिया कम होना शुरू होता है, तो जब कंप्रेशन हम डालते हैं तो एरिया कम नहीं होता है। ठीक है। तो माइल्ड स्टील हैव स्लाइटली ग्रेटर यील्ड स्ट्रेस इन कंप्रेशन देन द टेंशन। ओके, सो ये हमारा। इसके बाद हम लोग कुछ अदर मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें प्योर आयरन माइल्ड स्टील, कार्बन स्टील, हाई स्ट्रेंथ लो एलॉय स्टील, क्वेंच या टेम्पर्ड एलॉय स्टील और हाई टेंशन स्टील। सो ये कुछ स्टील है जिनके स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो ये कुछ इस तरह से बनता है। ये प्योर आयरन है, कार्बन स्टील है, हाई स्ट्रेंथ एलॉय स्टील है और हाई टेंशन स्टील है। ठीक है। तो इनके लिए अगर मैं बात करूं तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस मेटल सच एज स्ट्रेंथ, डक्टाइल, करोजन रेजिस्टेंट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है एलॉइंग की वजह से। एलॉइंग का मतलब ये होता है कि उस मटेरियल में कुछ और मटेरियल के एलॉयज़ मिला दिया जाए, तो उसकी वजह से इनके जो स्ट्रेंथ है, डक्टाइल, करोजन रेजिस्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती हैं। सो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं रैप्चर स्ट्रेन डिक्रीज होता है, एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ द परसेंटेज कार्बन प्रेजेंट इन दिस 4 टाइप ऑफ मेटल्स। किसकी वजह से ये कम होता है? परसेंटेज ऑफ कार्बन परसेंटेज ऊपर नीचे होगा तो उसकी वजह से ये चेंजेस हो रहे हैं। सो एज विद द इंक्रीज ऑफ द कार्बन परसेंटेज, ऊपर की ओर हम जैसे जाते जाएंगे कार्बन परसेंटेज बढ़ता जाएगा। सो स्टील गेट हायर यील्ड स्ट्रेस और हायर अल्टीमेट स्ट्रेस, बट द फ्रैक्चरल स्ट्रेस रिड्यूस, फ्रैक्चरल स्ट्रेस घटेगा और बाकी चीज़ें बढ़ेंगी। तो हम ये बोल सकते हैं ये जो हमारे ऊपर वाला है हाई टेंशन स्टील, दिस इज मोर ब्रिटल, और ये जो प्योर आयरन है ये मोर डक्टाइल होगा। इसका रीज़न मैंने आपको बहुत अच्छे से बस समझा दिया। ठीक है। देन इसके बाद इसके बाद हम लोग यील्ड स्ट्रेस या यील्ड स्ट्रेंथ की बात करेंगे, जो मैंने अभी एक वर्ड यूज़ किया। यहाँ पर क्या होता है कि आफ्टर द इलास्टिक लिमिट कौन सी लिमिट होती है? जब हम किसी भी मटेरियल या मेटल पर लोड लगाते हैं, इतना लोड हम लगाते हैं, जब हम लोड हटा लें तो वो वापस से अपनी स्थिति को या फिर अपनी पोजीशन को रीगेन कर सके। मतलब जैसे हमने रबड़ को थोड़ा सा खींचा और छोड़ दिया तो वो वापस आ जाए, तो वो इलास्टिक लिमिट कहलाती है। लेकिन जैसे ही इलास्टिक लिमिट क्रॉस होती है उसके बाद यील्ड स्ट्रेंथ होता है, मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। रबर या च्युइंगम या किसी चीज़ को एक पॉइंट के बाद खींचने के बाद वो वापस अपनी पोजीशन पर नहीं आती है। सो स्ट्रेस एट विच मटेरियल बिगिन टू डिफॉर्म, ये कब आता है? इलास्टिक लिमिट के बाद आता है। सो इट डिटरमाइंस द लिमिट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द मैकेनिकल कंपोनेंट। ठीक है। ये मैकेनिकल कंपोनेंट के परफॉर्मेंस को भी डिटरमाइन करता है, क्योंकि जिसका यील्ड स्ट्रेस या यील्ड स्ट्रेंथ जितना पॉइंट जितना बाद आएगा वो उतना ही स्ट्रेंथफुल होगा। ठीक है।
इसके बाद आता है हमारे पास प्रूफ स्ट्रेस। प्रूफ स्ट्रेस वो पॉइंट होता है विच 0.2% ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अकर्स while returning to its original position या ओरिजिनल शेप। ओरिजिनल शेप में एक ऐसा पॉइंट होता है जब आप उतना लोड लगाते हो, उसके बाद जब वो डिफॉर्म होने के बाद वापस आता है तो 0.2% ही प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो पाता है। ठीक है, तो ये होता है प्रूफ स्ट्रेस। इसके बाद होता है ऑफसेट मेथड। ऑफसेट मेथड में क्या होता है कि कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनकी यील्ड स्ट्रेंथ या यील्ड पॉइंट नहीं दी होती हैं, तो वो हमें निकालना होता है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, आरसीसी में ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो मान लीजिए, और वो कौन कौन से मेटल होते हैं, जैसे एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीज हो गया, लेड हो गया, निकल, बोरॉन, नायलॉन, टेफ्लॉन। तो यहाँ पर एल्युमिनियम का मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ, सेम इसी तरीके से हम फॉलो करते हैं। सो यहाँ तक कुछ एक स्ट्रेट लाइन आती है, फिर यहाँ से ये ऐसे मूव कर जाता है। ओके, सो ये एक स्ट्रेट लाइन का पॉइंट है, दिस इज पॉइंट ए। सो यहाँ से एक पॉइंट हम यहाँ पर लेंगे, वो कौन सा पॉइंट होगा, दैट इज 0.2%। और ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल हम यहाँ से एक लाइन खींचेंगे जो यहाँ पर जाकर पॉइंट बी पर मिलेगा, दिस इज पॉइंट सी। तो इस बी पॉइंट को जब हम यहाँ पर स्ट्रेस से मिलाएंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 0.2% ऑफ प्रूफ स्ट्रेस, और इसी को हम बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस। तो ये होता है हमारा ऑफसेट मेथड। इस मेथड के थ्रू हम बहुत सारे उनका वो निकालते हैं। ये जो हमारे पास ये जो स्लोप है ये सेम होना चाहिए, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये कोई मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं है, इट्स नॉट अ मटेरियल प्रॉपर्टी, इट इज़ यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन पर्पस ओनली। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि हाउ अ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व वर्क फॉर द ब्रिटल मटेरियल इन टेंशन। सो ब्रिटल मटेरियल which includes cast iron, glass, stone characterized by the factor। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो मटेरियल है, जैसे ग्लास हो गया, कांच, या फिर स्टोन हो गया, इनका इस बात पर कैरेक्टर डिसाइड होता है कि इनमें जो रप्चर होता है, रप्चर मतलब फेलियर होता है, ये बिना वार्निंग के होता है, मतलब अचानक से होता है। ठीक है, तो एक नोटिसेबल रेंज होता है, उसके बाद ये अचानक से फेल हो जाते हैं, ये सडनली होता है। तो सडनली का मतलब ये होता है, कांच कभी भी आपका जब टूटेगा तो वो ये नहीं दिखाएगा कि, जैसे स्टील होता है आपका, स्टील क्या होता है, पहले मुड़ता है और मुड़ता है और मुड़ता है, फिर उसको 5-6 बार आप मोड़ोगे उसी जगह से, तब वो टूटेगा। लेकिन जो हमारा कांच होता है वो कभी भी वार्निंग नहीं देता है। आपने देखा होगा, कांच कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपको लग रहा है अब टूटने वाला है, अब टूटने वाला है और टूट गया, ऐसा नहीं होता, वो चटक जाता है या टूट जाता है डायरेक्ट। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो होता है वो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ के बराबर होता है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज इक्वल टू द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। ये किस में होता है, फॉर कॉन्क्रीट, ओके, फॉर कॉन्क्रीट एंड फॉर द कार्बन फाइबर। एंड एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ब्रिटल मटेरियल में कभी भी नेकिंग नहीं होती है। ऑब्वियस सी बात है, जब वो तुरंत टूटेगा तो नेकिंग मतलब दिख जाना, तो वो दिखेगा तो है नहीं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, इसी की वजह से टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट को आप लोग बहुत जगह देखे होंगे कि ज़ीरो लिया जाता है। ठीक है, कंक्रीट का ज़ीरो लिया जाता है, जबकि ज़ीरो होता नहीं है, लेकिन ज़ीरो मान के चलते हैं क्योंकि नेग्लेजिबल होती है कंप्रेशन के मुकाबले टेंशन कंक्रीट में। कंप्रेशन बहुत ज़्यादा कंक्रीट ले लेता है और टेंशन नेग्लेजिबल ले पाता है कंप्रेशन की तुलना में, इसलिए हम उसे ज़ीरो मानते हैं अपने कैलकुलेशन पर्पस के लिए, और बहुत सारी जगहों पर लिखा भी होता है। ठीक है, तो बहुत सारी बुक्स में इसको ज़ीरो मानकर चला जाता है। तो ये जो फिगर है, ये यहाँ पर आपका होगा सिग्मा एस इक्वल टू सिग्मा वी, ओके।
और ये जो है ये लीनियरली इलास्टिक रेंज है, और इस रेंज के बाद आप देख रहे हो तुरंत ही यहाँ पर टेंशन में रैप्चर हो जा रहा है। ठीक है, ये भी एक इलास्टिक रेंज है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये कंप्रेशन में लेकिन काफ़ी आगे तक उसको कर्टेन पर मेंटेन कर पा रहा है। सो ड्यू टू नॉर्मल स्ट्रेस, दिस इज़ ड्यू टू नॉर्मल स्ट्रेस। इसके बाद हम ये देखेंगे कि एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में डिफरेंस क्या होता है और ये अलग अलग क्यों बनते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा एक्चुअल, सो एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ द एक्चुअल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्योंकि बेटा आपने क्या पढ़ा है, क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के करस्पॉन्डिंग ही जब लोडिंग होती है तब होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए ये एक मटेरियल है जिसमें आपने लोडिंग स्टार्ट की, मतलब टेंशन देना स्टार्ट किया, तो क्या होता है एक समय के बाद ये मटेरियल कुछ इस टाइप में हो जाता है। ठीक है, मतलब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो घटना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, एक बार हम एरिया लेते हैं और उसी के थ्रू हम डिज़ाइन कर देते हैं, तो वो जो एरिया होता है वो उस रियल टाइम एरिया के लिए नहीं होता है। तो इसीलिए ये जो होता है वो उसी एरिया के लिए बनता है। तो ये जो कर्व है दिस इज इंजीनियरिंग कर्व, ओके, दिस इज इंजीनियरिंग कर्व, and this white is also engineering curve। और ये जो है हमारे पास this is your true curve। ठीक है, एक्चुअल एरिया के लिए अगर हम काउंट करेंगे तो ये हमारे पास ट्रू कर्व कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, तो ये इंजीनियरिंग कर्व होता है और ये ट्रू कर्व होता है। आपको मैंने बता दिया इंजीनियरिंग कर्व इज़ वन ऑफ द विच द ड्रॉन यूजिंग द ओरिजिनल एरिया एंड द ओरिजिनल लेंथ। मैंने ये समझा दिया क्यों होता है ये। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम उल्टा देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो एक्चुअल कर्व है या ट्रू कर्व है वो नीचे की ओर है, यहाँ पर ट्रू कर्व ऊपर की ओर है, ये नीचे की ओर है। अगर हम उल्टा करके देखेंगे फिगर, ये नीचे की ओर इसलिए है क्योंकि कंप्रेशन जब हम डालेंगे तो एरिया बढ़ेगा, तो एरिया बढ़ेगा तो यहाँ पर ये नीचे की ओर आएगा और यहाँ पर एरिया घटेगा टेंशन में। मैंने बताया कैसे घटेगा, तो ये ऊपर की ओर है इसलिए। ठीक है, तो एक्चुअल कर्व और इंजीनियरिंग कर्व में ये डिफरेंस होता है। इसके बाद तो क्या होता है कि अगर लेंथ घटेगी तो एरिया भी घटेगा। ठीक है, तो हम क्या करते थे, L बाई ए, तो दिस इज हायर वैल्यू, ओके, दिस इज हायर वैल्यू। सो ट्रू कर्व इज एबव देन द इंजीनियरिंग कर्व। इसी की वजह से होता है ट्रू कर्व जो है इंजीनियरिंग कर्व से ऊपर की ओर है टेंशन में। ठीक है, रप्चर स्ट्रेस इज ग्रेटर देन द इंजीनियरिंग रप्चर स्ट्रेस। ओके, सो इंजीनियरिंग कर्व इज मेनली यूज फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस। आपने हर जगह इंजीनियरिंग कर्व ही देखा होगा, कहीं पर भी हम एक ट्रू कर्व नहीं लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए सिंपल भी पड़ता है, तो इंजीनियरिंग कर्व प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हमेशा यूज होता है। इसका अब रिलेशन हमें समझना है। ओके, द रिलेशन बिटवीन एक्चुअल कर्व या एक्चुअल स्ट्रेस इंजीनियरिंग स्ट्रेस, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेन, इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं इस रिलेशन के बेस पर। सो दिस इज सिग्मा 0 1 प्लस माइनस दिस, वेयर दिस इज actual stress, this is engineering stress,
and epsilon 0 is engineering strain. ओके, नाउ यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों साइन है, तो प्लस हम तब लेते हैं जब टेंशन होता है, टेंशन में हम प्लस लेते हैं, और माइनस हम लेते हैं जहाँ पर कंप्रेशन होता है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व. ठीक है, सो आपको किसी भी टाइप का डाउट होता है, और नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल के बारे में होगा. ठीक है, तो उसके पे भी आप ज्वाइन रहिएगा. ओके, सो गुड बाय, टेक केयर.